जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आपका सब्जेक्ट है जी मनी एंड कैपिटल मार्केट्स और इसका यूनिट 3 हम अभी डिस्कस करेंगे आपकी कोर्स बुक के मुताबिक। ये यूनिट 3 इन्वेस्टमेंट थ्योरी के मुतल्लक है, यानी जब आप मुख्तलिफ एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे और यहाँ एसेट से मुराद फाइनेंशियल एसेट्स है, तो कौन सी थ्योरीज हैं जो आपकी हेल्प कर सकती हैं और अंडरस्टैंड करने में कि फाइनेंशियल मार्केट्स में डिफरेंट एसेट्स में कैसे इन्वेस्टमेंट करनी है। तो ब्रॉडली हम थ्री मेन थ्योरीज पढ़ेंगे इस यूनिट में। एक है मार्कोविट्स पोर्टफोलियो थ्योरी, नंबर 2 है कैपिटल मार्केट थ्योरी और नंबर 3 है आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी। तो ये तीन मेन थ्योरीज हैं जो इन्वेस्टमेंट के हवाले से समझी जाती हैं, तो इनके मुतल्लिक हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो मार्कोविट्स पोर्टफोलियो थ्योरी है इसके मुतल्लिक हम पढ़ते हैं। ये थ्योरी मार्कोविट्स ने डेवलप की थी और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो रिस्क एंड रिटर्न जो फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर होता है उसको एक बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करना और उसके हवाले से एक गाइडलाइंस डेवलप करना था। और इसमें मार्कोविट्स ने जो बात की उसने कहा कि आप डाइवर्सिफिकेशन किया करें। जब भी आप फाइनेंशियल मार्केट्स में इन्वेस्ट करें, आप अपना सारा पैसा एक जगह पे इन्वेस्ट ना कर दें बल्कि मल्टीपल स्टॉक और मल्टीपल कंपनीज के शेयर्स में लगाएं, ताकि अगर एक से लॉस हो रहा है तो उससे आने वाले जो रिस्क है उसको दूसरे कंपनीज के आने वाले गेन्स या प्रॉफिट से सेट ऑफ किया जा सके। तो यही मार्कोविट की थ्योरी ने सजेस्ट किया था कि डाइवर्सिफिकेशन करें फाइनेंशियल मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हुए, और एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया था इफिशिएंट फ्रंटियर का। ये कॉन्सेप्ट यही था कि आप पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो का मतलब होता है कि मिसाल के तौर पे आपके पास 1 लाख रुपया है और उसे 6 कंपनियों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो 6 कंपनियों में जितनी जितनी इन्वेस्टमेंट आप करेंगे वो अब आपका 6 कंपनियों का एक पोर्टफोलियो बन गया है। तो पोर्टफोलियो बेसिकली मीन्स कलेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट या ग्रुप ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो उसकी बेस पे आप अपना एफिशिएंट फ्रंटियर डेवलप करेंगे। अब ऐसी 6 कंपनियों में इन्वेस्ट करें मिसाल के तौर पे कि जिनके जो रिटर्न्स हैं वो इस तरह डिस्ट्रीब्यूट हुए हों कि अगर कुछ से लॉस हो रहे हैं तो बाकी से प्रॉफिट हो रहे हैं। तो इसकी बेस पे कैलकुलेशन की जा रही है। सबसे जरूरी इन्वेस्टर्स के लिए होता है एक्सपेक्टेड रिटर्न और रिस्क कैलकुलेशन। एक्सपेक्टेड रिटर्न जो उन्हें एक्सपेक्टेड मुनाफा मिल सकता है, तो एक्सपेक्टेड रिटर्न की कैलकुलेशन जो मार्कोविट्स की थ्योरी के मुताबिक बनी, उसकी एग्जांपल्स भी याद ही हुई हैं। उन्होंने कहा कि हमेशा ये नहीं हो सकता कि एक कंपनी या एक कंपनी के शेयर्स मुनाफे में जाएं, बाद दफ़ा वो लॉस में जा सकते हैं, बाद दफ़ा कम चांसेस हैं। तो जैसे यहाँ पे मिसाल दी गई है स्टॉक एक के 60% चांस है कि 10% मुनाफा हो और 40% चांस है कि -5% हो। तो इसका अगर हमने कैलकुलेट करना और रिटर्न कितना आगा, तो 60%, 10% को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे और 40 जो है उसको -5% से, फिर इन दोनों का डिफरेंस मालूम कर लेंगे तो 4% का रिटर्न एक्सपेक्टेड है। इस तरह रिस्क की जो कैलकुलेशन है उसके भी डिफरेंट मेथड्स हैं। स्टैटिस्टिक्स में आपने एक टूल पढ़ा होगा स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन को यूज किया जाता है रिस्क की कैलकुलेशन के लिए। और पोर्टफोलियो रिस्क अगर हमने मेजर करना हो तो उसमें पोर्टफोलियो रिस्क यानी आपकी कलेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट के अंदर जो रिस्क होता है उसमें इंडिविजुअल एसेट्स का रिस्क जो है वो मेजर किया जाता है। फिर उसकी कोरिलेशन देखी जाती है कि एक एसेट का रिस्क दूसरे एसेट के रिस्क के साथ कैसे कैलकुलेट कर रहा है और ओवरऑल पोर्टफोलियो में हर एसेट की वेटेज कितनी है, तो इसकी बेस पे कैलकुलेशन की जाती है। ये पोर्टफोलियो रिस्क कैलकुलेशन नीचे दी हुई है। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं अगर हम ये मार्कोविट्स की थ्योरी फॉलो करें, तो इससे तो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग आप कर पाएंगे। उसके बाद आप डाइवर्सिफिकेशन अगर अच्छी होगी तो आपको रिटर्न्स अच्छे मिलेंगे, परफॉर्मेंस ओवरऑल आपकी इन्वेस्टमेंट की अच्छी हो जाएगी और आपका रिस्क मैनेज हो जाएगा। आगे ये डाइवर्सिफिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसको मजीद बताया गया, उसके बेनिफिट्स में है सबसे पहले रिस्क रिड्यूस हो जाएगा, उसके बाद आपके रिटर्न स्मूथ हो जाएंगे यानी पहले से बेहतर हो जाएंगे और आपकी कंसिस्टेंसी पहले से बढ़ जाएगी। आपकी ओवरऑल वोलेटिलिटी यानी कम होने के जो चांसेस हैं आपके रिटर्न्स के वो कम हो जाएंगे। इसके बाद जो सेकंड थ्योरी है और इसमें डाइवर्सिफिकेशन करते हुए फिर आपने देखना है कि एसेट्स को एलोकेट कैसे करना है। मिसाल के तौर पे अब आप डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ शेयर्स में जब इन्वेस्ट करने लगे हैं तो आपने साइंटिफिकली देखना है कि कैसे किस शेयर के अंदर प्रॉपरली इन्वेस्टमेंट की जाए। ये तो थी पहली थ्योरी। दूसरी थ्योरी की तरफ चलते हैं जो कि है कैपिटल मार्केट थ्योरी। ये भी इन्वेस्टमेंट का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है और इसकी कुछ अजम्पशंस जो दो ब्रॉडर अजम्पशन है वो ये है कि इन्वेस्टर्स आर रैशनल यानी इन्वेस्टर्स खुद बेहतर डिसीजंस कर सकते हैं और उनके पास परफेक्ट इंफॉर्मेशन मौजूद है। वही और इसमें की कॉन्सेप्ट है एफिशिएंट मार्केट का। एफिशिएंट मार्केट का कॉन्सेप्ट ये है कि जितनी भी ज़रूरी इंफॉर्मेशन है वो इन्वेस्टर्स तक रिलायबली और परफेक्टली पहुंच रही है और सबके पास होमोजेनियस इंफॉर्मेशन है।
इस थ्योरी ने जो कॉन्सेप्ट दिए उनमें से दो ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, सिस्टमैटिक एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क। सिस्टमैटिक रिस्क वो रिस्क होता है जिसे मार्केट रिस्क कहते हैं, जो हमेशा मार्केट में मौजूद होता है, जिसे डाइवर्सिफिकेशन से खत्म नहीं किया जा सकता। दूसरा है अनसिस्टमैटिक रिस्क। अनसिस्टमैटिक रिस्क वो रिस्क होता है जिसको आप डाइवर्सिफिकेशन के जरिए खत्म कर सकते हैं। इसकी बेस पे कैपिटल मार्केट थ्योरी ने कैपिटल मार्केट लाइन एक इंट्रोड्यूस कराई, जिसमें सारी जो ओवरऑल एक रिस्क होता है मार्केट वाला, या सिस्टमैटिक रिस्क, उसकी बेस पे डिफरेंट जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी बेस पे क्या डिसीजंस हो सकते हैं। ये थ्योरी बेसिकली प्रेजेंट की थी विलियम शार्प ने, और इसलिए इसे विलियम शार्प की कैपिटल मार्केट थ्योरी कहते हैं। और उसकी बेस पे इसी ही थ्योरी का दूसरा नाम कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल है, कैपम हम इसे कहते हैं फाइनेंस में। इसके जो की कॉन्सेप्ट हैं वही यही हैं, सिस्टमैटिक रिस्क एंड बीटा। सिस्टमैटिक रिस्क बेसिकली वो रिस्क होता है कि जो आप डाइवर्सिफिकेशन से खत्म नहीं कर सकते, और बीटा एक स्टैटिस्टिकल एलिमेंट है जो किसी भी मार्केट के अंदर सिस्टमैटिक रिस्क को मेजर करता है। एक मार्केट के अंदर होता है रिस्क फ्री रेट। ये वो रेट होता है जो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स पे होता है, जिसको जो बेसिकली मार्केट रिस्क को रिप्रेजेंट करता है, और इसको कभी आप खत्म नहीं कर सकते। ये कोई भी इन्वेस्टर मिनिमम ये रेट चाहता होता है, और उसके ओवर एंड अबव मार्केट रिस्क प्रीमियम होता है। जितना मार्केट का रिस्क होगा उसका प्रीमियम उसमें ऐड होता जाएगा। तो कैपिंग का फार्मूला जो है ये बस ये है, रिस्क फ्री रेट प्लस उसमें करते हैं बीटा इंटू मल्टीप्लाई बाय मार्केट रिस्क प्रीमियम। तो कैपिंग की इम्प्लीकेशंस क्या आती हैं, इसकी एफिशिएंट फ्रंटियर इसकी बेस पर रिविजिट हो जाता है, और मल्टीपल रिस्क पर्सपेक्टिव ऐड हो जाते हैं। इसकी आगे एग्जांपल्स डिस्कस की गई हैं। आगे इसमें सिंगल फैक्टर मॉडल भी हैं और मल्टी फैक्टर मॉडल्स भी हैं, तो इनकी रीडिंग आप कर सकते हैं। अगर आप इसकी डिफरेंस पे जाएंगे तो सिंगल फैक्टर मॉडल कैपम में एक फैक्टर देखा जाता है, और मल्टी फैक्टर में मल्टीपल पैटर्न देखे जाते हैं। जो लास्ट थ्योरी है इस यूनिट की वो है आर्बिट्रेज प्राइस थ्योरी। आर्बिट्राइज प्राइस थ्योरी बेसिकली कैपम की बेस पे आगे बढ़ी, और उन्होंने कहा कि जैसे कैपिंग में सिर्फ सिस्टमैटिक रिस्क को देख के आप आगे अपने कैलकुलेशन कर रहे होते हैं एक्सपेक्टेड रिस्क की, तो यहाँ पे और भी कई फैक्टर होते हैं, जैसे इंटरेस्ट रेट है, इन्फ्लेशन है, इंडस्ट्री स्पेसिफिक वेरिएबल्स हैं या अदर वेरिएबल्स हैं। आर्बिट्रेज लफ्ज का बेसिकली मतलब ये होता है कि अगर एक जगह एक एसेट की प्राइस कम है, दूसरी जगह ज्यादा है, तो इन्वेस्टर कम प्राइस पे एसेट लेके ज्यादा जगह जहाँ प्राइस है वहां उसको बेच सकते हैं। इस तरह मार्केट में आर्बिट्रेज का रिलेशन क्रिएट होता है। और इन्होंने कहा कि लीनियर रिलेशनशिप होते हैं रिटर्न्स के अंदर, और जो डिफरेंट रिस्क फैक्टर्स की बेस पे एसेट्स लिए जाते हैं। फिर एपीटी की इक्वेशन उसी तरह बनती है। एक्सपेक्टेड रिस्क रिटर्न जो होता है किसी भी कंपनी के इन्वेस्टमेंट का, वो होता है रिस्क फ्री रेट प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाय फैक्टर 1 प्लस बीटा मल्टीप्लाई फैक्टर 2। फैक्टर 1 से मुराद इंटरेस्ट रेट हो सकते हैं, फैक्टर 2 से मुराद इन्फ्लेशन है, फैक्टर 3 से मुराद इंडस्ट्री वाले। क्योंकि ये थ्योरी बनी ही इस बेस पे है कि एक से ज्यादा फैक्टर्स को देख के आप अपने जो इन्वेस्टमेंट है उनके डिसीजन प्लान करें। तो एपीटी और कैपम के अंदर फर्क ही ये है कि कैपम मॉडल्स एक सिंगल मार्केट रिस्क फैक्टर की बेस पे कैलकुलेशन करता है एक्सपेक्टेड रिस्क की, एक्सपेक्टेड रिटर्न की, जबकि आर्बिट्राज प्राइस थ्योरी जो है वो मल्टीपल फैक्टर कंसिडर करती है। इस तरह अजम्पशंस के अंदर भी डिफरेंस है, जैसे कैपम अज्यूम करता है मार्केट एफिशिएंसी और इन्वेस्टर बिहेवियर, एपीटी ऐसा अज्यूम नहीं करती। फ्लेक्सिबिलिटी के हवाले से बात की जाए तो एपीटी मोर रियलिस्टिक और मोर फ्लेक्सिबल है। तो ये जी आपका ये यूनिट था जिसके अंदर 3 थ्योरीज को डिस्कस किया गया। इनकी रीडिंग अच्छी तरह से कर लें, स्पेशली इनके रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजीज हैं, डाइवर्सिफिकेशन, सिस्टमैटिक, अनसिस्टमैटिक रिस्क। इसके अलावा जो बेसिक इक्वेशंस हैं उनको कैलकुलेट करने वाली वो आप समझ लें। बाकी न्यूमेरिकल्स की जरूरत नहीं है क्योंकि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूमेरिकल्स इसमें नहीं आते। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एक्सपेक्टेड रिटर्न की कैलकुलेशन कैसे करनी है कैपम में और आर्बिट्रारी प्राइस थ्योरी में। बहुत शुक्रिया।